हम लोग इस कोर्स में 9वीं की गणित का अध्याय 1 पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के लेसन में हमने संख्या पद्धति जो पहला इसका सब टॉपिक है इस पर डिस्कस किया था, जिसमें से मुख्य रूप से हमने दो प्रकार की संख्याओं को देखा था, एक प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर। इस लेसन में हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की यानी इंटीजर्स की। प्यारे बच्चों, ये जो तीन प्रकार की संख्याएं हैं, सबसे पहले प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्याएं और फिर पूर्णांक संख्याएं। हिंदी में जो लिखा जाता है ना पूर्ण और पूर्णांक, कभी कभी इन दोनों शब्दों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और साथ ही इंग्लिश वर्जन की भी अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याओं को तो होल नंबर्स लिखते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याओं को सिर्फ इंटीजर्स लिखते हैं। कभी कभी इसे इंटीजर नंबर भी बोल दिया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। वास्तव में ये इंटीजर्स ही हैं यानी पूर्णांक हैं। अब इस चीज़ को अगर हम थोड़ी देर के लिए रिपीट करें कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, तो ये होती है 1 से शुरू, 1 2 3 4 और अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं ये थोड़ी सी प्राकृत संख्या से एक चीज़ इसमें ज़्यादा होती है, और वो क्या होता है? शून्य। बस शून्य शामिल कर लो तो वो नंबर बन जाएगा यानी कि पूर्ण संख्या। तो चलिए आज के लेसन में हम देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्याओं को पढ़ने के पहले हम दो ऐसी संख्याएं, या इनको हम अंक भी कह सकते हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शून्य, और उसके बाद हम देखेंगे 1। तो शून्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम रख लें, ये बहुत ज़रूरी है। कई स्थानों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है और हमें पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसी हैं, कहाँ से आई हैं। तो शून्य की खोज भारत में हुई थी, ये हमें याद रखना है सबसे पहले। और इसमें पाणिनि जो व्याकरण जिन्होंने दी है उनका योगदान है, और आर्यभट्ट का योगदान है, और एक महर्षि पिंगल थे इन्होंने। तो ये स्पष्ट नहीं है कि आविष्कार किसने किया, लेकिन ये जरूर तय है कि इन लोगों ने इस पर काम किया था कि शून्य किस तरह का होना चाहिए। तो ये 2-3 लोगों के नाम के साथ में हम याद रखें कि शून्य की खोज भारत में हुई। हालांकि बाकी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय जो हम अंक लिखते हैं ना अभी, वो सभी हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली कहलाती है, जिसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। इसी तरह शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल वही संख्या होती है, अतः इसे योग का तत्समक अवयव या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो ये शून्य का एक विशेष गुण है। क्या गुण है? किसी में भी जोड़ दो, उसका योगफल वो संख्या ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि शून्य एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यानी योग का तत्समक अवयव। ये एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या में जुड़ जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ती, लेकिन यदि इस शून्य का किसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो वो पूरा गुणनफल को शून्य कर देता है। तो बस ये दो अलग चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अब आगे जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तब जब कंपटीशन भी देंगे, तब इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या में तो शून्य होता नहीं, ये कहाँ होता है? पूर्ण संख्या में होता है, और आगे पूर्णांक संख्याओं में भी होगा। तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो देखा। और उस साथ में शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, ये भी याद रखना है। और शून्य से विभाजन संभव नहीं है, यानी किसी भी संख्या में शून्य का भाग दिया ही नहीं जा सकता। हालांकि इसको अपरिभाषित कहा जाता है। अपरिभाषित यानी इसको कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी भी संख्या में आप शून्य का भाग दे ही नहीं सकते। कैसे देंगे? कोई तरीका ही नहीं है आज तक। तो ये शून्य के कुछ गुण हैं। इसी तरह 1 के भी कुछ गुण होते हैं। 1 क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, और ये पूर्ण संख्या भी है। भाई हमको बताया ना कि पूर्ण संख्या शून्य भी होती है, और 1 2 3 4 सारी प्राकृत संख्याएं भी आती हैं पूर्ण संख्या में। तो 1 क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो निश्चित तौर पर 1 जब प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या हो गई होगी। इसके बाद अगला गुण देखते हैं जो शून्य का भी था। 1 का किसी संख्या में गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः 1 के इस गुण को गुणा का तत्समक अवयव यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा करने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। और शून्य के गुण में क्या आया था? ये जोड़ने वाली बात थी। तो योग का तत्समक अवयव 0 और गुणा का तत्समक अवयव 1। अब एक बात और देखते हैं, यदि किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल सदैव 1 होता है। ये जो गुणा का तत्समक अवयव 1 आया है किसी भी प्राकृत संख्या में, बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है प्राकृत संख्या का, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ही पढ़े हैं। उसी के आधार पर हम इसकी बात कर सकते हैं। किसी एक प्राकृत संख्या में दूसरी प्राकृत संख्या का भाग दें, फॉर एग्जांपल 5 में 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। तो बस ये हर जगह लागू होता है। इसी तरह इसी प्रकार किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो भागफल भी वही संख्या होती है, तो भाग दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इस तरह शून्य और एक के कुछ गुण हैं जो आगे दूसरी क्लासेस में आपको काम में आएंगे और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्याएं जिन्हें इंटीजर्स कहा जाता है, इसको समझने के लिए चलिए एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। गोपाल को कुछ शर्तों के आधार पर नौकरी लगी है। दिनों के क्रम से उसे पैसे क्रमशः बढ़ते हुए मिलते हैं। उसे पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 3 रुपये, इस तरह वो लगातार अपने काम पर जाता है और उसकी आमदनी क्रमशः बढ़ती जाती है। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह बढ़ती जाती है। ये कहानी तो समझ में आई ना कि भाई गोपाल नौकरी लगी उसकी, पहले दिन उसको 1 रुपया मिला, दूसरे दिन 2 रुपये मिले, तीसरे दिन 3 रुपये मिले, चौथे दिन 4 रुपये मिले, तो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इस तरह उसे जो धन मिलता है उसे वह एकत्र करते जाता है, किंतु अचानक वह एक दिन काम पर नहीं जाता। तो जब उसकी नौकरी लगी थी उसमें एक शर्त थी, तो शर्त के आधार पर उसे कुछ नहीं मिलता। जिस दिन काम पर नहीं जाता उस दिन उसे कुछ नहीं मिलता, मतलब कितना मिलता है? शून्य। ठीक है, अब उसे शून्य मिला, यानी क्या मिला उसको अब लिखें कैसे? उसको इस रूप में लिखा गया, शून्य का आविष्कार इसी कारण हुआ है फिर। और जब वह उसके अगले दिन भी काम पर नहीं जाता तब उस पर जुर्माना लगना शुरू हो जाता है और उस पर कर्ज ऋण के रूप में होता है जिसे उसे वापस करना होता है। अर्थात वह जिस दिन काम बंद करता है उस दिन तो उसे शून्य मिलता है, किंतु उसके अगले दिन वह उस पर ऋण रुपए कर्ज हो जाता है जो क्रमशः बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ते जाएगा? वो पहले दिन अब जैसे ही वो एब्सेंट हुआ तो पहले तो शून्य हो गया, उसके बाद एक दिन बाद अगर एब्सेंट रहा तो कितना जुर्माना हो गया? 1, यानी ऋण हो गया उस पर। ऋण शब्द की तरफ ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी से लोन लेते हैं ना, उधार लेते हैं, तो उसको ऋण भी कहते हैं ना। तो बस वो ऋण का चिन्ह हमने यहाँ गणित के रूप में लगा दिया, ऋण 1 हो गया वो। अब इसके बाद फिर दूसरे दिन भी एब्सेंट रहता है, तब क्या होगा? तब भी उसके ऊपर कर्जा हो गया ना, तब वो क्या ऋण 2 हो गया, तो हम चिन्ह लगा देते हैं ऋण 2। तो इस तरह वो कम होते 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 बहुत जुर्माना बढ़ जाता है उसके ऊपर। तो अब इस तरह जो संख्याएं कुछ इस तरह बनती है। तो पहले दिन एब्सेंट हुआ तो उसको 0 यानी कुछ नहीं मिला, उसके बाद उसके ऊपर फाइन हो गया 1 रुपया, भाई उसको अब देना है, लेने की बजाय उसको देना है, यानी लोन हो गया उसके ऊपर। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ये बढ़ते चला गया। तो इस प्रकार इसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, जब वो काम पर गया था तो पहले दिन उसको 1 रुपये मिला, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, तो ये सब बढ़ते चला गया ना। तो ये सब क्या था? उसने पैसा कमाया नहीं है, पैसा कमाया तो हम उसको क्या कहते हैं जनरल लैंग्वेज में? धन कहते हैं ना। भाई मेरे पास इतना धन हो गया, जैसे 4 दिन गया तो कितना हो गया? 7, 2, 9 और 1, 10 रुपये, 10 रुपये का धन है उसके पास। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर धन का चिन्ह लगाते हैं ना, बस ये बढ़ते चला जाता है। लेकिन साहब वो जिस दिन एब्सेंट हो जाता है, काम पर नहीं जाता है, तो उस दिन क्या होता है? काम पर नहीं गया यानी शून्य, कुछ भी नहीं, ना किसी से देना ना किसी से लेना। अब आगे हम देखते हैं कि वो एब्सेंट होना शुरू हो गया। तो पहले दिन एब्सेंट हुआ तो सबसे जस्ट जैसे काम खत्म किया उस समय तो शून्य मिल गया, लेकिन उसके बाद ऋण 1, उस पर ऋण हो गया पहला दिन। दूसरे दिन में उसके पास उसके ऊपर फाइन हो गया, यानी ऋण 2 हो गया, तो ये बढ़ते चला गया, तो ऋण की तरफ आ गया। तो इस तरह ये संख्या पूरी की पूरी बन गई। तो शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। तो अभी हमने धन वाली संख्या भी देखे, ऋण वाली संख्या भी देखें, तो ये सबकी सब पूर्णांक कहलाती हैं, यानी इंटीजर्स कहलाती हैं। अब इसको जेड से व्यक्त करते हैं। तो इसके पहले आपने देखा था प्राकृत संख्या को किससे व्यक्त करते थे? एन से। क्यों? क्योंकि इसके इंग्लिश में कैसा लिखते हैं? नेचुरल नंबर का एन आ गया। उसके बाद पूर्ण संख्या, उसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? होल नंबर, WHOLE। तो इस कारण उसका पहला लेटर क्या होगा? W। लेकिन ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स यानी इसमें ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक ध्यान रखना है, पूर्णांक। तो ये जो पूर्णांक है इनको कैसे लिखें? तो इनको, चूंकि इसका इंग्लिश वर्जन में इंटीजर्स INTEGERS ऐसा लिखा जाता है, लेकिन इसके आई से नहीं लिखते, कई स्थानों पर लिख भी देते हैं, लेकिन हमें वो ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ जेड ध्यान रखना है। ये जहलन यानी काउंटिंग यानी गिनती करना होता है। ये एक अरबी भाषा का शब्द है, जहल यानी गिनती करना, तो इससे ये बना है। तो इस तरह इसका जो इसको डिनोट करते हैं जेड से करते हैं। अब इसको देखते हैं हम पूर्णांक संख्याओं को यानी इंटीजर्स को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें। अभी इसके पहले हमने देखा था प्राकृत संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते थे, 1 से शुरू करते थे, यानी इसका दाहिनी ओर तीर का निशान लगा हुआ था, बाईं ओर नहीं लगा था। पूर्ण संख्या को 0 से करते थे। पूर्ण संख्या को जो हमने व्यक्त किया था दाहिनी ओर तीर का निशान लगा था, बाईं ओर नहीं लगा था, यानी ये 0 से शुरू हुआ था। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से।
ये नीचे हमने लिखा है। और पूर्ण संख्या ये W से डिनोट करते हैं, इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और ये लगातार आगे बढ़ती जाती है। लेकिन पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक दोनों तरफ आगे बढ़ गई है, बाईं तरफ भी और दाहिनी तरफ भी। अब संख्या रेखा पर सबसे बाईं तरफ की संख्या सबसे छोटी होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दाहिनी तरफ संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो बस ये वाली अंतिम संख्या रेखा है, बस इसी संख्या रेखा के आधार पर आगे हम परिमेय संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं, वो पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। तो ये पूर्णांक संख्या है, इसको संख्या रेखा पर इस तरह प्रदर्शित करते हैं। और जब भी कभी संख्या रेखा किसी भी तरह की लिखने की बात होना, हमारे कोर्स में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, यदि उस पर संख्या रेखा हमको बनानी है तो संख्या रेखा पर जो सेंटर पॉइंट होगा वो 0 वाला होगा। सबसे पहले आप 0 बनाएंगे और 0 के दाहिनी तरफ हम धन वाली संख्या लिखेंगे समान दूरी पर 1 2 3 4, और बाईं ओर हम ऋण वाली संख्या लिखेंगे। और ये बाईं तरफ भी 0 से लगातार बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं भी बाईं ओर बढ़ेगी, ऋणात्मक संख्याएं बढ़ेगी, लेकिन ये इनका वास्तविक मान कम होता है। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 4 ऐसा बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें ये बोला जाए कि ऋण 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो क्या होगा? 2 बड़ा होगा, क्योंकि बाईं ओर की संख्या की तुलना में दाहिनी ओर की संख्या बड़ी होती है। तो इस तरह पूर्णांक संख्याओं का जो कंसेप्ट है वो हमें अच्छी तरह समझना है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जितनी चीज़ें पढ़ी उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, फिर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, और फिर अभी आज के इस लेसन में हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। प्राकृत संख्या को किससे नोट करते हैं? n से, पूर्ण संख्याओं को W से, और पूर्णांक संख्याओं को I से नहीं Z से। बस ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। अब जो संख्या रेखा हमारी बनेगी ना, तो जो हमने पूर्णांक संख्याओं में संख्या रेखा पढ़े थे वो संख्या रेखा अब हमको आगे तक इस्तेमाल करना है। बस ये बेसिक चीज़ें हो गई प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो परिमेय अपरिमेय पढ़ेंगे, यहाँ से हमारी अब पढ़ाई शुरू होती है। तो ठीक है, अभी के लिए इस लेसन में इतना ही, भाई बहुत हो गया। आप इस चीज़ को अगर समझ में ना आया हो तो बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देख लें तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद अगले लेसन में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे और हमारे कोर्सेज की भी कुछ बातें इसमें आती रहेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।